वो कतर जो अभी कुछ माह पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 400 मिलियन का एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर रहा था और 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदों के वादे कर रहा था और जिसने अमेरिका के साथ सिक्योरिटी के बड़े बड़े अरेंजमेंट्स किए हुए थे, वहां पर इजराइल ने कैसे एयर स्ट्राइक्स की हैं, वहां पर इजराइल पेनिट्रेट करने में किस तरह कामयाब हुआ है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इजराइल ने कतर के अंदर स्ट्राइक्स करके किसको पैगाम देने की कोशिश की है। क्या ये अमेरिका के लिए कोई पैगाम है या जीसीसी स्टेट्स के लिए, और जो भी पैगाम है वो आखिर क्यों देने की कोशिश की गई है, कतर ही क्यों। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पर भी डिस्कस करेंगे कि किसकी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया है और कतर ये हमले रोकने में क्यों नाकाम रहा है। आइए जानते हैं ये शॉकर जो इजराइल ने तमाम अरब रियासतों को दिया है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि इजराइल एक इम्प्यूनिटी के साथ अपने आसपास के ममालिक को तहस नहस करता जा रहा है। फलस्तीन, सीरिया, लेबनान, ईरान पर हमले, यमन के अंदर एयर स्ट्राइक्स और उनके एक टॉप लीडर को असैसिनेट करना, और इसके अलावा रिसेंटली ट्यूनिस की पोर्ट पर एक फ्लोटिला पर हमला किया जहां पर पूरी दुनिया से पीस एक्टिविस्ट सवार हैं और वो गजा के लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं। इसमें ग्रेटा थनबर्ग भी हैं और यूरोपियन ममालिक के बहुत से पीस एक्टिविस्ट, यानी यूरोप के लोग जिस फ्लोटिला पर सवार हैं, इजराइल ने वहां भी एक ड्रोन बरसाया उनको डराने के लिए। ये एक इम्प्यूनिटी हमें नजर आती है, लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता था कि जीसीसी स्टेट्स जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका बादर से, उन्होंने बेसिस भी दी हुई हैं और किसी हद तक उनकी इजराइल से भी एक अंडरस्टैंडिंग है, उनके अंदर एक अटैक किया है। आखिर इसका क्या मतलब है? मतलब जीसीसी ने जो एक ऑरा अपना रखा हुआ है, एक पीस का, एक सिक्योरिटी का, एक सेंस ऑफ बिजनेस जो उन्होंने क्रिएट की हुई अपने मुल्क में, उसको किस तरह इजराइल ने निशाना बनाया है। कतर का जो मेन शहर है दोहा, उसके मेन सेंटर में पेनिट्रेट किया और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बनाया जहां हमास के ऑफिशियल्स मौजूद थे। इसमें हमास के जो टॉप ऑफिशियल है खलील उल हया, उनको टारगेट किया गया और रिपोर्टेडली वो इस हमले में बच गए हैं, और इसके अलावा जो दूसरे फैमिली मेंबर्स और हमास के ऑफिशियल्स थे वो मारे गए हैं। ये दोहा सिटी का नॉर्दर्न इलाका है, कतारा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर इजराइल ने ये स्ट्राइक्स की हैं और रेजिडेंट्स के मुताबिक एक पैनिक क्रिएट हो गया था इन हमलों के बाद। अब कतर की बात करें तो हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि वो एक टॉप मीडिएटर है जो दुनिया के बड़े बड़े मसलों में एक अहम किरदार अदा करता है मीडिएशन का। तालिबान और अमेरिका के दरमियान भी जो टॉक्स चल रही थी उसमें भी कतर ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया था। दोहा में तालिबान का भी ऑफिस था, और इसी तरह ये जो हमास की निगोसिएशंस होती हैं अमेरिका या इजराइल वगैरह के साथ, उनको भी कतर होस्ट करता है। और डेफिनेटली हमास की जो टॉप लीडरशिप है वो फिर वहां पर रहती भी है, तो उसको टारगेट किया गया एंड उस मौके पर जब पीस निगोसिएशंस कामयाबी से आगे बढ़ रही थी और अमेरिका बहुत होपफुल था। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने मुतादिद बार यही पैगाम दिया है कि मैं इस जंग का खात्मा चाहता हूं, और यूएस की पूरी अप्रूवल के साथ हो रहे थे ये मुज़ाकरात। लेकिन इजराइल के मुताबिक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि ये सारे लीडर्स इकट्ठे थे, इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा क्रिएट करना बहुत मुश्किल था, लिहाजा जैसे ही ये सारे इकट्ठे हुए हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं और इनको निशाना बनाया है। और इस पर अभी हम बात करेंगे कि क्या रिएक्शन आया डोनाल्ड ट्रंप का। वो इतने कोई खुश नहीं है। व्हाइट हाउस ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है क्योंकि उनकी ऑब्वियसली कतर से दोस्ती है। अभी कुछ दिन पहले कतर ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, डोनाल्ड ट्रंप को प्लेन गिफ्ट किया है। जबरदस्त एक बायलैटरल उनके रिलेशंस हैं। और इसके अलावा कतर बहुत से यूरोपियन ममालिक को गैस फराहम करता है और दुनिया में टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है। मतलब पूरी दुनिया में एनर्जी का टॉप एक्सपोर्टर है। इस वजह से उसका एक लेवरेज है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, एक ग्लोबल प्लेयर का किरदार अदा करता है। तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जीसीसी का अहम रुकन मुल्क है, इनकी टॉप एयरलाइंस हैं, इनकी टॉप फुटबॉल क्लब्स हैं जो इन्होंने बाय किए हुए हैं यूरोप वगैरह में। मतलब बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत पैसा है। अमेरिका के साथ डायरेक्ट इनके ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, और इसलिए कतर एक मीडिएटर का किरदार अदा करता है। और इस स्टेज पर इजराइल ने ये शो कराया है कि तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें नहीं मानता। आपको याद होगा कि 3 साल पहले कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होस्ट किया था और हमने भी बड़ी तारीफ की हुई है कतर की डिप्लोमेसी की। तो शायद ये चीज भी इजराइल को इतनी पसंद नहीं है कि एक जीसीसी कंट्री वो इतना जबरदस्त तरीके से क्यों राइज कर रहा है, उसका इमर्ज होना शायद इजराइल को काबिल कबूल नहीं है, और वो क्यों हमास को होस्ट कर रहा है।
और यहाँ पर एक पैगाम मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया गया है कि आप ज़्यादा पीस की बातें मत करें। ऐसे लग रहा है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया गया है, जो कि हमने ईरान की पीस टॉक्स में देखा था। अमेरिका की पीस टॉक्स चल रही थी न्यूक्लियर डील के हवाले से ईरान के साथ, उसके बीच में इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की और अभी अमेरिका की ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी, अमेरिका की अप्रूवल के साथ टॉक्स चल रही थी हमास के साथ, जिनको टारगेट किया गया है इजराइल की जानिब से। और बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब डील खतरे में पड़ चुकी है। अब भूल जाएं पीस प्रोसेस को और गजा के लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। अमरीकी सदर की बात करें जो दुनिया में ताकतवर तरीन शख्सियत समझी जाती है, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हैं वो, और उन्होंने क्लियरली नापसंदीदगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूं, और कतर के साथ भी उन्होंने इजहार यकजहती की है, टेलीफोन पर बातचीत की है, और क्लियरली पता लग रहा है कि इजराइल ने ये सोलो फ्लाइट ही की है, मतलब अमेरिकन को नहीं बताया। और कतरी ऑफिशियल्स के मुताबिक कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से हमें इतला तब मौसूल हुई जब धमाके हो चुके थे, यानी जब इजराइल ने अटैक कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप को जो यहाँ पर पैगाम देने की कोशिश की गई है वो यही है कि आप ज़्यादा पीस की बातें मत करें। हमें पता है कि पीस कहाँ पर करना है और कहाँ नहीं। यानी इजराइल का अगर ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी पीसफुल कंट्री को निशाना बनाना है, जो कि अमेरिका के साथ भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात लेकर चलता है, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। अब इन अरब ममालिक का अलमिया क्या है कि इन्होंने सारी सिक्योरिटी अमेरिकन के हाथ में दी हुई है और किसी हद तक इजराइल के हाथ में। इनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम, इनके सारे फाइटर जेट्स, इनकी सारी आबदोजें ये कहाँ से आती हैं? अमेरिका से आती हैं। ये इनको प्लेज करते हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट का मतलब ऑब्वियसली फिर ट्रेड डील्स भी होता है, उनसे बहुत सा असलहा बाय करते हैं और अमेरिकन सिस्टम्स इनके मुल्क में नाफिज होते हैं। अब कतर की बात करें तो वो अमेरिका की इस पूरे रीजन में वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिस को होस्ट करता है, अल उदैद एयर बेस, जहां पर तकरीबन 12,000 यूएस मिलिट्री ट्रूप्स हैं। और वो अमेरिका की जो सेंट कॉम है इस रीजन में जो एक्टिव है उसके फॉरवर्ड लेग के तौर पर काम करते हैं। और उन्होंने कतर से भी मुआहदा किया हुआ है कि हम आपकी सिक्योरिटी को भी देखेंगे। अमेरिका के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटेन की भी प्रेजेंस है। कतर, बहरीन, कुवैत के अंदर सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है। ये पूरा रीजन अमेरिकन बेसिस से भरा पड़ा है और इनको ये उम्मीद होती है कि बदले में अमेरिकन इनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव इजराइल का हो तो फिर अमेरिकन सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं। सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरह इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया उस वक्त, क्योंकि उनकी बैटरीज और उनकी कीज ज्यादा यूएस ऑफिशियल्स के हाथ में है। इन्होंने तो कोई सिस्टम जनरेट ही नहीं किया, सारे सिस्टम्स तो अमेरिकन चला रहे हैं। तो यहां पर अमेरिका ने इनको पैगाम दिया कि मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद तो हूं, लेकिन अगर इजराइल आएगा तो हमारे सिस्टम्स भी काम नहीं करेंगे। और इसमें अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी ये चीज नागवार गुजरती है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक शॉकिंग सिचुएशन है पूरी जीसीसी कंट्रीज के लिए, जो पावरफुल ऑयल रिच कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान। यहां पर अब खतरे की घंटियां बज गई हैं। इन्होंने यूएस से इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी गारंटीज क्यों ली थी? सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए, कि इन पर कोई हमला ना कर सके और ये अपने लोगों को खुश रखें, बाहर के इन्वेस्टर्स को खुश करें और एक ऐसा माहौल बनाएं कि यहाँ तो कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता। तो इनके रेजिडेंशियल एरिया में अटैक हुआ है दोहा के, ये पूरा कॉन्फिडेंस शैटर करने वाली बात है पूरे अरब ममालिक का। और यहाँ से आपको पता चलता है फिर इंडिजिनस सिस्टम्स की अहमियत, जो आप अपने मुल्क में बनाते हो या आप किसी और से बाय करते हो, फिर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। स्पेशली ये जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं इन पर तनकीद होती है कि अमेरिका जब भी आपको मिलिट्री इक्विपमेंट देता है उसके साथ बहुत सी शर्तें रख देता है। पाकिस्तान की बात करें तो F-16 जो हमें दिए हैं उसमें यह शर्त है कि वो भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकते, क्योंकि भारत अमेरिका का पार्टनर है। अब यहाँ पे चाइना का फिर फैक्टर आ जाता है। चाइना जो मिलिट्री इक्विपमेंट बेचता है उसमें वो कोई शर्त नहीं लगाता और वो उसके अलग वेरिएंट्स बनाता है कि ये है एक्सपोर्ट वेरिएंट, आप इसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो। तो ये चीज़ अब इन बहुत से मुल्कों को मजबूर करेगी मजीद चाइना की तरफ जाने की। चाइना सेंट्रिक अप्रोच अपनाएंगे कि चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट अब हम इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली इंडिजिनस सिस्टम्स तो अभी फौरन नहीं बना सकते, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। कई दहाइयों की एफर्ट होती है, कई साल लगते हैं उसमें। जिस तरह पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जब शुरू किया था, उसको एक्वायर किया था, कई साल लगे थे, 30 साल से जायद का अरसा लगा था, तब जाके पाकिस्तान ने दुनिया को बताया था हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। वो एक इंडिजिनस प्रोग्राम था, बेशक जिस तरह मर्जी शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो हमने डेवलप किया।
इसके अलावा बात करें पाकिस्तान के बहुत से मिसाइल सिस्टम्स की, फाइटर जेट सिस्टम की, ये पाकिस्तान इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहा है, या उसके लिए आपको एक ऐसे रिलायबल पार्टनर की ज़रूरत होती है जो वक्त आने पर आपको झंडी ना कराए। और वो पाकिस्तान ने वो भी एक शिफ्ट मारी अमेरिका से चाइना की तरफ कि चाइना से ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब आप अमेरिका पर रिलाय करते हो तो ये हाल होता है जो कतर का हुआ है, और पूरे अरब में इस वक्त शॉक वेव्स हैं। सऊदी अरब परेशान है जो अपने मुल्क को इन्वेस्टमेंट का गहवारा बनाना चाहता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का गहवारा बनाना चाहता है, जो कहते हैं कि नेक्स्ट यूरोप होगा सऊदी अरब। वो अपने कोस्टल एरियाज को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। सऊदी अरब के लिए बहुत बहुत बैड न्यूज़ है। यूएई के लिए ख़तरे की घंटियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इजराइल के साथ दोस्ती निभाता है। इनमें से बहुत से ममालिक थे जो कि ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे जब वो इजराइल की तरफ जा रहे थे, लेकिन वही मिसाइल जब कतर की तरफ आए उनको रोकने वाला कोई नहीं था। अब इसमें बहुत सी कॉन्फ्लिक्टिंग और अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल ने यहाँ पर सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस हवाले से भी अभी कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं हैं। बहुत से और ऑप्शंस भी हैं, बहुत से तो नहीं, खैर लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप ये मैप पर देखें तो एक तो शॉर्टेस्ट रास्ता ये है कि इजराइल जॉर्डन की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब की एयर स्पेस में दाखिल हो और सीधा फिर पर्शियन गल्फ से कतर के अंदर एंटर हो जाए। और दूसरा फिर एक लंबा रास्ता है, अगर वो सीरिया की एयर स्पेस को इस्तेमाल करे जो उसने ईरान पर हमले के लिए की थी, सीरिया पर जाए और एक लंबा चक्कर काट कर इराक की तरफ आए, क्योंकि इराक का भी कोई खास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इराक के जरिए वो फिर एंटर हो इन समंदरों में पर्शियन गल्फ के और फिर कतर तक जाए। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली सऊदी अरब की एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है। और इन सब ममालिक ने इजराइल की इन स्ट्राइक्स की मजम्मत की है। सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, ओमान, बहरेन या कुवैत, पाकिस्तान ने भी इसकी मजम्मत की है और पूरी दुनिया से कंडेमनेशंस आई हैं। वेस्टर्न लीडर्स की तरफ से मजम्मती बयान आए हैं और इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी खुश नहीं है। इस वक्त हम बात करें तो इजराइल के ये जो सारे एक्शंस हैं, जो इम्प्यूनिटी के साथ ये अटैक्स कर रहा है, उसमें पूरी दुनिया की तरफ से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये जो डिफरेंट फ्लोटिलास जिसमें यूरोपियन एक्टिविस्ट हैं, ये अब इजराइल पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा इजराइल के ऊपर कि गजा के लोगों को तो इनडिस्क्रिमिनेटली इसने बम्बों के जरिए उड़ाया है, अब ये गोरी चमड़ी वाले लोगों को भी उड़ाएगा, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग और दूसरे वर्ल्ड पीस एक्टिविस्ट मौजूद हैं। अब ये बहुत से ममालिक इजराइल की इस एग्रेशन को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि पीछे बैक एंड की बात करें तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इजराइल पर। कोई रूल्स ऑफ गेम होते हैं, लेकिन इजराइल किसी रूल को नहीं मानता, किसी इंटरनेशनल कानून को नहीं मानता और वो धड़ल्ले से बमबारी करता है जहां भी चाहता है। एक तरफ इजराइल कोशिश करता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत ये सारे अरब और मुस्लिम ममालिक इनको तस्लीम भी कर लें, इनके साथ नॉर्मलाइजेशन डील भी कर लें, और एक तरफ ये इस तरह इम्प्यूनिटी के साथ बमबारी भी जारी रखता है। और इस दफा तो इसने एक लिमिट पार की है, एक हद क्रॉस की है। तो इजराइल पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतना ही वो इम्प्यूनिटी के साथ अटैक्स करता जा रहा है और नए नए थिएटर्स खोल रहा है, जो कि बहुत ही तशवीश की बात है। यानी अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट भी इससे नाराज है, इस अमल से, तो फिर कहां से इनको इतनी सपोर्ट मिल रही है? तो इसमें जो इनकी सपोर्ट है वो हमें नजर आती है यूएस में जो एक हॉकिश लॉबी बैठी हुई है, जो कि चाहती है कि हमें इजराइल का हर तरह से साथ देना चाहिए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के लिंडसे ग्राहम है, जिनके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं। इन्होंने पैगाम दिया है फ़लस्तीनी लोगों को कि जब तक हमास एलिमिनेट नहीं होगी, आप लोगों से नहीं निकलेगी, आप इसी तरह मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। यहाँ इनकी टोन से पता चलता है कि ये जो वॉर लॉबी है, जो हॉकिश लॉबी है, वो क्या चाहती है। मतलब वो ये नहीं देख रही कि इनका प्रेसिडेंट भी उससे ना खुश है, लेकिन उन्होंने अपना जो नैरेटिव है, अपना एक सिस्टम है, उसको सपोर्ट करना है और इस नैरेटिव के साथ जाना है कि इजराइल के पास एक खुली छूट होनी चाहिए कि वो जहां भी चाहे जिस वक्त स्ट्राइक कर सकता है, चाहे वो यूएस का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर ही क्यों ना हो। अमेरिका से किए गए बड़े बड़े सिक्योरिटी मुआहदे भी आपको नहीं बचा सकते अगर इजराइल चाहेगा कि आप पर स्ट्राइक करनी है। और ये जीसीसी कंट्रीज के फाउंडेशनल स्ट्रक्चर के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, जो वो क्लेम करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, पीस, उसको हिट किया गया है।
और एक इन्विंसिबिलिटी का जो ऑरा क्रिएट किया हुआ है जीसीसी स्टेट्स ने कि ना सिर्फ हमारी वेस्टर्न मिलिट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी है बल्कि हमारे पास वेल्थ भी है और डिप्लोमेसी भी है, उस सब को शैटर किया इसराइल ने। और इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होगा इन रियासतों के लिए। अमेरिका की तरफ से बयान आया कि यूनिलैटरली बॉम्बिंग इनसाइड कतर, अ सॉवरेन नेशन एंड अ क्लोज एलाय, डज नॉट एडवांस इजराइल और अमेरिकन गोल्स। However, eliminating Hamas, who have profited of the misery of those living in Gaza, is a worthy goal। यानी अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं कि हमारे इतने ज़बरदस्त पार्टनर पर हमला क्यों किया, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमास के इन लीडर्स का एलिमिनेट होना भी बहुत ज़रूरी था, हालांकि खुद ही ये मुज़ाकरात कर रहे थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को इसराइल की जानिब से दूसरी बार धोखा दिया गया है और उनको पैगाम देने की कोशिश की गई है कि तुम पीस का राग लापते रहो, हम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। तुम्हारा अपना मिशन है और हमारा अपना मिशन है, तुम हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, बल्कि ये हो सकता है कि हमारे एक्शंस ये डिफाइन करें कि तुम्हारी पॉलिसी क्या होगी। और इसके साथ ही ये गल्फ स्टेट्स को एक बहुत बड़ा पैगाम गया है कि आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक ख्वाब है। जब तक आपकी सिक्योरिटी दूसरों के हाथ में होगी तो इसको किसी भी वक्त कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। इसके लिए इंडिजिनस सिस्टम्स बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन कतर ने यहाँ पर पैगाम दिया है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं और हमारा जो मीडिएशन का एक किरदार है, हम उसको जारी रखेंगे और हम इससे डिटर नहीं होंगे। ये ना सिर्फ कतर बल्कि दूसरी गल्फ स्टेट्स जो कि अमेरिका की पार्टनर्स हैं उनके लिए पैगाम है कि अमेरिका किसी भी वक्त उन सिस्टम्स को शट डाउन कर सकता है जो उसने आपको दिए हुए हैं, जैसा कि एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह, और वो भी ज़्यादा इसराइल की सिक्योरिटी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ये मेंटेनेंस एग्रीमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ये पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट, इसकी सारी अपग्रेडेशन अमेरिकन के हाथ में है। और ये पैगाम है इन रियासतों के लिए कि ये सारे एलाइज एक्सपेंडेबल हैं, इनको किसी भी वक्त झंडी कराई जा सकती है अगर मामला यूएस और इजराइल के इंटरेस्ट का हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना मर्जी नाराज हो, लेकिन यूएस की जो एक ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है इजराइल का साथ देना, वो उससे पीछे कभी नहीं हटेंगे, चाहे जिस प्रेसिडेंट की जो भी सोच हो। और इसलिए यहाँ पर फिर जहन में तुर्की का ख्याल आता है कि तुर्की की क्या स्ट्रेटजी है। तुर्की ने इसी स्ट्रेटजी के तहत नेटो को भी ज्वाइन किया हुआ है और इजराइल के साथ भी बेयर मिनिमम रिलेशंस रखे हुए हैं। तुर्की को पता है कि अगर वो भी ये इकदामात ना करे तो बहुत से मसाइल से दो चार हो सकता है, उसको भी खित्ते में डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। आप अभी देखें पिछले कुछ सालों में सीरिया और लेबनान का क्या हाल हुआ है। और कतर को ये पैगाम दिया गया कि तुम हमास के लिए ज़रा सा भी नरम गोशा रखोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। और इसके अलावा भी कतर की कुछ 2-3 चीज़ें इनको पसंद नहीं थी, जैसे कि मुस्लिम ब्रदरहुड की सपोर्ट, जो कि तुर्की और कतर किसी हद तक करते हैं। एक नरम गोशा है हमास के लिए भी। और कतर की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसको एक्सरसाइज करते हुए वो बोल्ड फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, ये चीज़ भी नहीं पसंद। हमास की टॉप लीडरशिप की कुछ प्रेजेंस तुर्की में भी है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल तुर्की पर हमला करेगा या नहीं। और इनमें से भी कुछ लोग तुर्की से ही आए थे कतर में मुज़ाकरात के लिए, और अभी फ़िलहाल इजराइल ने तुर्की से पंगा लेना मुनासिब नहीं समझा। जब वो सारे कतर में आए तब उनको टारगेट किया गया। कतर ने वैसे तो कहा है कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन ऐसा करना कतर के लिए बहुत मुश्किल है। अब ईरान की बात करें तो वो काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं, उनके पास चाइनीज़ और रशियन सिस्टम्स हैं। उन्होंने इजराइल को जवाब दिया, लेकिन जीसीसी स्टेट्स जो कि अमेरिका पर डिपेंड करती हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स के हवाले से, उनमें शायद अभी ये कैपेबिलिटी नहीं कि इजराइल को रिस्पॉन्ड कर सके। वो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे इजराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि बहरहाल वो अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत सेंसिटिव हैं। तो अगर वो डायरेक्ट स्ट्राइक ना भी करें, जो उनके लिए करना बहुत मुश्किल है, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। यूएन में जाएंगे, ओआईसी का इजलास बुलाएंगे, अमेरिका को अपने दुख बताएंगे और रूस और चाइना को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही यूरोपियन पावर्स को, यानी एक ग्लोबल अलायंस, एक ग्लोबल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी इजराइल के खिलाफ, जो ऑलरेडी बन रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि उन पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या इजराइल का नेक्स्ट टारगेट तुर्की हो सकता है? आपके ख्याल में कतर इसका बदला लेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।